खुश रहिए बच्चों। एक बार हिंदी के पाठ्यक्रम में दोबारा से हम एक अध्याय लेकर फिर प्रस्तुत हुए हैं और इस अध्याय के बारे में मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि जो इससे पहली वीडियोज आप लोगों के सामने आई होगी वो हमने व्यंजन और वर्ण के और वर्णमाला के ऊपर बात करी थी और खासकर उसमें जो फोकस किया था वो क्या था, आपका स्वर के ऊपर क्या था। हमने बताया था कि वर्णमाला क्या है और वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, स्वरों का वर्गीकरण क्या है, कौन सा स्वर किस तरीके से बोला जाता है और व्यंजन और स्वर का आपस में क्या योगदान है वर्णमाला को बनाने में। तो स्वर के बाद उस वीडियो के बाद पुनः हम एक बार इस दूसरी वीडियो को लेकर आए हैं और जो आपके पूर्णतः प्रतिबंधित है आपके किसके ऊपर, आपके व्यंजन के ऊपर। व्यंजन क्यों जरूरी है पढ़ाना, क्योंकि व्यंजन से भी बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आपकी परीक्षा में आए हुए हैं और व्यंजन इसलिए भी जानना जरूरी है कि जो भी आगे आने वाले अध्याय हैं आपके, वो शब्द हो, वर्ण हो, विचार हो, संधि हो, उसमें भी सारा आपका ये जो बेसिक पार्ट है, ये जो बेसिक माध्यम है, इसका आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो इसी पाठ्यक्रम में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे आपका अल्प प्राण है, महाप्राण है, घोष है, अघोष है। वो सारी चीज़ें जो भी आप लोगों के लिए अभी तक संदेह बना हुआ था, मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लैरिफाई करूंगा। जहां भी आप लोगों का बेटा लोग कोई भी डाउट होता है या किसी भी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में डाउट बुक समझ के अलग से लिखें कि ये मेरा डाउट है। उसको रेक्टिफाइड करेंगे हम लोग आप लोगों के लिए यहां पढ़ा रहे हैं। ये नहीं पढ़ा रहे कि बस हमने फेंक दिया। थ्रू एजुकेशन नहीं है, थ्रो एजुकेशन है, अर्थात बिल्कुल माध्यम बना के हम आप लोगों के पास में आना चाहते हैं। और वो माध्यम जरूरी है जब तक आप लोगों का कमेंट बाहर नहीं निकलता। उसके लिए जरूरी है बेटा कि आप लोग खुल के बात करें, खुल के पूछें। अगर आप लोग जानते हैं हर चीज को तो फिर पढ़ाने का औचित्य नहीं है। हम पढ़ा क्यों रहे हैं कि आप लोगों को जानना है, और जो चीज आप नहीं जानते वो पूछने का आपको 100% अधिकार है, था और हमेशा रहेगा। और इसीलिए आप लोग बैठे हैं, हम लोग जहां पढ़ा रहे हैं तो वो आप लोगों के लिए हैं। तो आप लोगों का हक बनता है, आपका अधिकार है, प्राधिकार है कि आप लोग हक से उस चीज़ को पूछें कि हमें ये समझ नहीं आया है, इसको दोबारा करें। उसको मैं दोबारा से आप लोगों के सामने सबमिट करूंगा, बताऊंगा। बात करते हैं किसकी, व्यंजन की। व्यंजन क्या है? व्यंजन हमने वर्णमाला को दो भागों में बांटा था। आपका पहला हमने बात की थी स्वर की और दूसरी बात की थी हमने व्यंजन की। तो स्वर में हमने आपको बताया था कि स्वर कितने प्रकार के हैं। स्वर आपके 11 प्रकार के हैं और 13 प्रकार के हैं। आपके क्या है, वाचन के आधार पर कितने हैं, 11 हैं, और लेखन के आधार पर कितने हैं, 13 हैं। तो उसी क्रम में अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारे स्वर कितने हैं, 11 जमा 2, अर्थात वाचन 11 हैं और लेखन क्या है आपका 13 हो जाएंगे। तो इस चीज को हम यहीं पेंडिंग रखते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं व्यंजन की। व्यंजन की परिभाषा की बात करते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है। दोबारा मैं फिर बता देना चाहता हूं, ध्यान दें। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। बिल्कुल आंख बंद करके कानों को खोलकर सुनना है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की माध्यम से होता है वे सारे व्यंजन कहलाते हैं। और हमने स्वर में क्या बोला था कि स्वर अपनी आवाज खुद हैं, इसीलिए उनको ध्वनि बोला जाता है और ध्वनि ही स्वर है और स्वर ही ध्वनि है। यहां पे हमने क्या बोला है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है वे सारे क्या हैं, व्यंजन है। अर्थात व्यंजनों की अपनी कोई आवाज, कोई ध्वनि नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ स्वरों की ध्वनि और आवाज के ऊपर प्रतिबद्ध है, उसी के ऊपर वो बोले जाते हैं, वही ध्वनि वो पुकारेंगे। कैसे, देखिए अगर हम बात करते हैं ए की, हमारा क्या है ए, एक शब्द हम यहां पे लिखते हैं, क्या है हमारा ए, लिखा हमने यहां पे ए, क्या है ए, हमारा स्वर है। और अगर हम बात करें कै, तो कै हमारा क्या है, व्यंजन है। तो अब हम अगर ए का उच्चारण करेंगे तो उसकी ध्वनि खुद की है। अब अगर हम कै का उच्चारण करेंगे तो कै से एक आवाज निकलती है ए की, कै कै। अभी इसी कै को हम जितने भी स्वर वर्ण हमारे 11 हैं अगर उनकी ध्वनियों में बांटते हैं तो कैसे हो जाएगा, कै का, कै का, की कू कू, के कई, को कऊ, कंग, कै, बन गया। दोबारा देखें, कै की आवाज कै की साथ में ए की आवाज आई, का
आ की आवाज आई की, छोटी की आवाज आई की, बड़ी की आवाज आई कू, छोटे ओ की आवाज आई कू, बड़े ओ की आवाज आई ऋषि, ए आई ओ। इसी प्रकार से आपका किसी भी वर्ण को ले लीजिए जो आपका स्वर में व्यंजन में है, आप पै ले लीजिए, पै, पा, पी, पी, पू, पू, पे, पई, पो, पौ, पम, पे। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यंजन अपनी आवाज से नहीं पुकारा जाता, उनकी सबकी आवाज कहां से आती है? स्वर वर्णों से उनकी आवाज पैदा होती है। यहां तक ठीक? आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं, हमने आपसे बात करा था कि हमारे जो स्वर वर्ण हैं, व्यंजन वर्ण हैं, उनको हमने कितने भागों में बांटा है? उनको हमने कई सारे भागों में बांटा है, और वो कई सारे भागों की हमने आप लोगों की चर्चा की थी, मगर उनमें से एक भाग हमने आप लोगों को बताया था, क्या? स्पर्श व्यंजन का। और स्पर्श व्यंजन में मैंने आप लोगों को एक बार नहीं पुनः कई बार पुनरावृत्ति की थी कि स्पर्श व्यंजन वो व्यंजन है जो किसी भी उच्चारण के समय मुंह के उन हिस्सों को टकराकर ध्वनि को बाहर फेंकते हैं, जाकि उनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कै से लेके डै तक, तो हमने बताया था आप लोगों की इस पूरे वर्ण को जो हमारा कै से लेके नीचे तक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कचट तप बोलते हैं। कै, चै, टै, तै और पै, इसको क्या बोलते हैं? कचट तप बोलते हैं, कचट तप। और ये कचट तप जो है ये 25 वर्णों का एक समूह है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। ये कितने हैं टोटल? ये 25 हैं। तो इनको आप लोगों को क्या देखना है? ध्यान से देखना है, क्योंकि आने वाले जो प्रश्न होंगे वो आपके इन्हीं 25 व्यंजनों से बहुत सारे प्रश्न निकलेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो 25 व्यंजन में आपके कितने वर्ग हुए? 5 वर्ग हुए। पहला क्या हुआ? कै वर्ग, दूसरा हुआ ख वर्ग, तीसरा हुआ टै वर्ग, और तय हुआ नेक्स्ट हुआ तय वर्ग और पै वर्ग। और हमने एक चीज और आपको इसमें बताई थी बेटा लोग, कि अगर कहीं भी आप लोगों से यह प्रश्न हो जाता है कि हमें बताइए कि आपका जो है जय जो है, जय छह जय झ, ये मुंह के कौन से हिस्से से पुकारा जाता है? तो बहुत मुश्किल है याद करना, मगर हमने एक ट्रिक आपको दी थी, शायद आप चपलाताई को भूल गए होंगे। हमने एक ट्रिक दी थी आपको कि कमल कंठी पहन चपला ताई टमाटर का मुरब्बा 3 दांतों से खाकर पतले होठों से हंसी। कमल कंठी, कै वर्ग किससे? कंठ से बोला जाता है, कमल कंठी। इसी प्रकार से उस ट्रिक्स को, जो पहली वीडियो जो उसमें लिखा हुआ है उसको उतारें, और जितने भी स्पर्श व्यंजन वाले वर्ण हैं उनको अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करें कि कौन सा वर्ण, कौन सा स्पर्श व्यंजन मुंह के कौन से हिस्से से पुकारा जा रहा है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। हमने बताया था अंतस्थ व्यंजन की जो है, अंतस्थ व्यंजन क्या है? जो पेट से आवाज निकालें, जिनकी ध्वनि पेट से निकले। आप लाख कोशिश करें तब भी आवाज पेट से निकलेगी, तो वो क्या होंगे? आपके अंतस्थ व्यंजन होंगे। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। और ये कौन से हैं? आपके य, रे, लैव है। और इनकी संख्या कितनी बताई थी हमने आपको? 4 बताई थी। आगे बढ़ते हैं। क्या है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जब भी किसी वर्ण को बोलते समय मुंह के किसी हिस्से से ऊष्मा पैदा हो या घर्षण पैदा हो, उनको हम क्या कहेंगे? ऊष्म व्यंजन कहेंगे। और इनकी संख्या भी कितनी है? 4 है। और ये कौन सा है आपका? शरीफा से, षटकोण से, आपका क्या है? आपका ये क्या नाम है? सुस्मिता वाला से, और आपका है। ये भी आपकी संख्या कितनी है? ये भी आपकी संख्या 4 है। और ये बहुत खास आने वाला है, इसमें से आपका बहुत सारे प्रश्न आगे पूछे जा सकते हैं, खासकर बीपीएससी में भी और खासकर आपके दरोगा एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या है? ऐसे वर्णों का उच्चारण मिश्रित वर्णों से होता है। 2 या 2 वर्णों के मेल से बनने के कारण इनको हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अर्थात ये जो व्यंजन बने हुए हैं बेटा, ये एक नहीं, ये मिश्रित बने हुए हैं। इनमें 2 वर्णों की आवाज मिली हुई है। और वो वर्ण कैसे होते हैं? देखिए इसमें क्या, पहला जो व्यंजन है वो आपका क्या होगा? स्वर के बिना होगा।
और दूसरा जो व्यंजन होगा वो आपका क्या होगा, स्वर की साथ में होगा। अर्थात दो वर्णों के मेल से बनता है, पहले में स्वर की आवाज होती है, दूसरे में स्वर की आवाज नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें अक्षय की बात करें तो कै और सै से बना है और आवाज एक ही निकल रही है और क्या बन रहा है आपका अक्षय। आगे बढ़ते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, ये क्या है आपके, ये दो हैं, इनकी संख्या कितनी है, दो है। डायोड है आपके उत्क्षिप्त व्यंजन कहे जाते हैं और ये द्विगुण व्यंजनों को भी कहा जाता है। अगर आपसे ये प्रश्न का द्विगुण व्यंजन कितने हैं तो दो हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन अगर पूछता है तो तब भी ये दो ही रहेंगे, दो से चार नहीं लिख देना बेटा, ये दो ही लिखना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसकी, अयोगवाह। अयोगवाह हमने कहा था कल, अयोगवाह क्या है, अयोगवाह अयोगवाह व्यंजन वर्ण। ओके, अयोग जो रास्ते से अलग हो, अर्थात हम कह सकते हैं कि जिनको हमने ना ही तो स्वरों में रखा और ना ही व्यंजनों में रखा, जो हमने बीच में लटका दिए, वो क्या हो गया, अयोगवाह। ना हम इधर जा सके ना उधर जा सके, चौराहे के ऊपर बैठे हैं, जहां जिसकी जरूरत पड़ी वो हमें साथ लेके चल दिया। ऐसे ही है ये दोनों अयोगवाह, जिसमें आपके दो शब्द आते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार में आप यहां पे देख सकते हैं, अनुस्वार क्या होता है, इस टाइप में जो ऊपर बिंदी लगेगी इसको हम ऐसे कह सकते हैं, अर्थात जो अंग वाला होगा अनुस्वार होगा और जो आपका ऐसे करके पीछे लगेगा वो आपका क्या होगा, आपका विसर्ग होगा। ये दोनों आपके खास हैं। और खासकर जब आप आगे बढ़ेंगे, आप संधि पढ़ेंगे तो संधि में बहुत सारे प्रश्न आने वाले टाइम पे आपके इसी विसर्ग संधि से मिलेंगे और ये बहुत खास होगा आपको जानना कि विसर्ग का किस किस शब्द में किस प्रकार का महत्व है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब एक विशेष बात आपको बताते हैं। हमने अभी आपसे बात करी थी हिंदी वर्णमाला में कि हमारे हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं, 52। 52 हैं या 45 हैं या 49 हैं? कितने लोग बोलते हैं कि 52 हैं? जिसको मैंने बेसिक कक्षा कराई होगी वो तो शायद बताएं, मगर कुछ लोग बोलेंगे इसमें 45 होंगे, कुछ 49 पे भी आके रुकेंगे। तो ये कन्फ्यूजन आज अपना दूर कर लें, बिल्कुल दूर कर लें। ये हमारी हिंदी वर्णमाला के अंदर कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण हैं। कितने हैं, 52 वर्ण है, ना 45 है ना 49 है। और कैसे हैं आज हम आपको बताते हैं। देखिए क्या है, हमारे स्वर कितने थे बेटा, हमारे स्वर थे 11। दो हमने अलग रखे थे, ये हमारे क्या थे, अयोगवाह थे, जो हमने अभी अनुस्वार और विसर्ग की बात करी है। अभी इसी में हमारे स्पर्श व्यंजन जो हमने अभी आपको बताया, इनकी संख्या कितनी थी आपकी, 25। कितनी थी, 25 आपके स्पर्श व्यंजन हैं, 4 आपके अंतस्थ व्यंजन हैं और 4 आपके ऊष्म व्यंजन हैं, 4 आपके संयुक्त व्यंजन हैं, 2 आपके उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन हैं और 2 आपके अयोगवाह हैं। तो 25 और प्लस इनका टोटल कर लीजिए और प्लस 11 को मिला लीजिए, ये आपके कितने बैठ जाएंगे, ये आपके 52 वर्ण बैठते हैं। और यही इनका एक विस्तृत जानकारी है जो आप लोगों को अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका के पहले पेज पर लिख देना है कि कल आने के बाद जब आप दरोगा बन जाओगे, आपके बच्चे और आपकी बेटी आप लोगों से पूछे कि पापा या पापी, जो भी आप हो, वो लड़की हो या लड़का हो, पापा या पापी हो, आपके बताइए हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो आप उनको बता सको कि हिंदी वर्णमाला में ना 45 है ना 49 है, टोटल 52 वर्ण हैं और अभी तक हैं, कम नहीं हुए हैं। ना वो बिहार में कम है ना उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक प्रदेश में 52 ही थे और आज तक भी 52 ही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें अब बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बेटा, बट बोर ना होना, अगर बोर होंगे तो हम फिर बीच में अधूरा पार्ट बाद में करेंगे। इसमें क्या है, व्यंजनों के भेद। व्यंजनों के भेद, संपूर्ण व्यंजन वर्ग को 2 भागों में विभाजित किया गया है। किसको, जितने व्यंजन हैं उनको हमने कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। और पहला भाग क्या है, अल्प प्राण, और दूसरा क्या है, महाप्राण। अभी अल्प प्राण और महाप्राण बताने से पहले एक चीज बहुत छोटी सी बात करता हूं। यहां पे जो प्राण से जो मतलब है बेटा, वहां प्राण से मतलब है, अगर हम कहें
कि आप जाइए, यहां से आप बनारस जाइए, रात को जाना है वापस आना, तो आपके प्राण सूख जाएंगे, अर्थात सांसें रुक जाएंगी। तो यहां पे जो प्राण से मतलब है उसका मतलब है मुंह से निकलने वाली हवा से। तो अल्प प्राण मीन्स, अल्प माने छोटा, प्राण मीन्स हवा। जिन भी वर्णों के उच्चारण करते समय आपके मुंह से हवा की ध्वनि या हवा की रफ्तार कम निकले, वो सारे क्या होंगे, आपके अल्प प्राण होंगे। और जहां पे शब्दों की पुनरावृत्ति करते समय या बोलते समय या उच्चारण करते समय आपके जो ध्वनि है, जो आपकी हवा है मुंह से निकलने वाली, वो ज्यादा निकले, वो क्या कहलाएंगे, आपके महाप्राण होंगे। और ये कैसे होंगे, देखिए, जिन व्यंजन वर्णों में हंकार की ध्वनि होती है, सॉरी हंकार की ध्वनि नहीं होती है, वे क्या कहते हैं, अल्पप्राण व्यंजन होते हैं। अर्थात जिनमें हंकार की ध्वनि नहीं होती वे क्या होते हैं, आपके अल्पप्राण होते हैं। जैसे ये हमारा कचटतप है, वही मैं यहां पे दोबारा लिख देता हूं, कै, चे, टे, ते और पै। ये कचटतप वाला ही है हमारे 25 का, 1 2 3 4 5, ये 25 वही हमारे स्पर्श व्यंजन है। अब इसमें आपको देखना अल्पप्राण क्या है। स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला कौन सा है आपका, पहला आपका ये पहला है, फिर दूसरा कौन सा है, तीसरा और कौन सा है, पांचवा। अर्थात आपका पहला, तीसरा और पांचवा, ये जो स्पर्श व्यंजन के 3 रो हैं, अर्थात कचटतप के जो 3 वर्ग हैं, ये आपके सारे क्या होंगे, अल्प प्राण होंगे। याद रहे, कचटतप का आपका 135, हम यहां लिख सकते हैं 135, याद रहे 135 याद रखना है। 135 कंप्लीटली पूरी तरीके से क्या है, आपका अल्प प्राण है। कौन सा, पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग, ये क्या है, कचटतप का आपका अल्प प्राण होगा। याद रहेगा बेटा, 135 इसलिए लिखा है ताकि आप परीक्षा में ना भूलें। 135 याद रहेगा, 135 बटे अल्प प्राण, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा वर्ग आपका क्या होगा, अल्प प्राण होगा। बात करते हैं महाप्राण की। महाप्राण में ही देख लेते हैं महाप्राण की। जिन स्वरों के उच्चारण में हंकार की ध्वनि निकले, हंकार की, इसमें हंकार की ध्वनि नहीं निकल रही थी। आपका देखिए, पै ले लीजिए, बै ले लीजिए, मैं ले लीजिए, आपका कै ले लीजिए, गै ले लीजिए, डै, इनमें हंकार नहीं है। मगर अगर हम बात करें ख, घ, इनमें हंकार की ध्वनि निकलेगी। तो आपके 3 वर्ग, आपके 135 अगर क्या है, अल्प प्राण, तो बाकी कौन से बचे आपके, दूसरा और चौथा वर्ग आपके बचे। कौन सा बचा, दूसरा और चौथा वर्ग बचे। इसको आप कह सकते हैं महाप्राण। इसको क्या कह सकते हैं, महाप्राण 24। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं याद रहता तो एक छोटी सी ट्रिक बनानी है, अल्पप्राण 135, महाप्राण 24, बस। और वही ट्रिक्स आपको याद करनी है। 24 का मतलब है कि जो कचटतप वाला ग्रुप है, जो स्पर्श व्यंजन वाला ग्रुप है, उसका दूसरा और चौथा जो वर्ग है वो हमेशा क्या होगा आपका, यहां मैंने लिखा हुआ भी है, दूसरा और चौथा वर्ग आपका क्या होगा, हमेशा महाप्राण होगा। और इनसे हमेशा हंकार की ध्वनि ही निकलेगी। बगैर हंकार की ध्वनि के महाप्राण कभी बोला नहीं जा सकता। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वर्णमाला के भेद की। वर्णमाला के समूह को 2 भागों में बांटा हमने। फिर से ये इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा, अल्पप्राण महाप्राण। बेटा आगे बढ़े, ओके। देखिए अब क्या है, घोष और अघोष। घोष, अगर हम बात करते हैं घोष की, तो घोष क्या है, अघोष क्या है। घोषणा, आप देखते हैं गांव में जब आप रहते हो तो खासकर वहां पे एक कोई भी आदमी जब किसी चीज की घोषणा करे तो एक ढोल रखता है, उस ढोल को लेके बजाता है और घोषणा करता है कि फला फला के घर में आज जो है गीत होने वाले हैं। आई थिंक अभी तो मॉडर्न जमाना आ गया, अब नहीं होता, मगर पहले जमाने में क्या होता था, बुलावा दिया जाता था कि आइए आज उसके घर में गीत है, और सब लोग जाते थे। या गन्ने का जो है रेट बताया जाता था कि आज उस क्रेशर में या उस गन्ने के उस क्रेशर में रेट जो है गन्ने का इस प्रकार है, इतने का है। तो वो जो उसको पहले बोलते हैं मुनादी,
मुनादी किसका शब्द था? उर्दू का शब्द था। आज उसी चीज को हम बोलते हैं घोषणा करना। वो घोषणा आज उस पुरानी परंपरा से हटके मस्जिदों में और मंदिरों में आ गई है, और वो जो जोर जोर से चिल्ला के बोला जाता है कि सुनिए सुनिए सुनिए, आज आपके मंदिर में हवन होने जा रहा है, ये क्या है? घोषणा। तो जहां पे उच्चारण में ध्वनि की विशेषता बढ़े, वे सारी क्या चीज होती हैं? घोष होते हैं। घोष और घोष, जिसमें घोष वर्ण का इस्तेमाल हो, उच्चारण में कठिनता हो, उच्चारण दुगना हो, वो घोष होंगे, और जिसमें उच्चारण कम होगा वो अघोष होंगे। देखिए घोष वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां आपस में टकराती हैं या उनसे स्पर्शीय घोष निकलता हो, उन वर्णों को स्पर्शीय घोष कहा जाता है। हम पहले ही कह चुके कि जहां पे स्वर तंत्रिका टकराएंगी, जहां पे आवाज दुगनी होगी, वो क्या होंगे? घोष होंगे। घोषणा से घोष बनाए। स्वरवर्ण, जितने भी स्वरवर्ण हैं ऐसे लेके और आपके ओ औ तक, सभी क्या हैं? आपके घोष वर्ण हैं। सारे क्या हैं? आपके घोष वर्ण हैं। अगर आपसे कहीं भी कोई प्रश्न करता है कि बताइए छोटा ऊ क्या है, तो आपको आंख बंद करके बता देना है कि यस, हमें सर ने ऐसे बताया था, ये हमारा क्या है? घोष वर्ण है। व्यंजन में अगर हम व्यंजन की बात करते हैं, तो व्यंजन वर्ण में अगर हम बात करते हैं, तो व्यंजन वर्ण का वही हमारा फिर स्पर्श व्यंजन वाला पूरा ग्रुप सामने आ जाता है। सामने आ जाता है इसमें। कैसे? क्या है? वही कचट तप है, कैचट है तप। इसमें आपको देखना सभी अंतस्थ व्यंजन, सभी अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से थे बेटा? याद करें, पीछे जाएं। अंतस्थ व्यंजन जो पेट से आवाज निकलती थी, कौन कौन से थे? ये, रे, ले, वे, सभी अंतस्थ व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन का क्या था? है। उन ऊष्म व्यंजन में है था, हमने देखा से, षटकोण से और है। तो कितने? 4 तो ये, और प्लस 1 ये, और प्लस इसमें से क्या लेना है आपको? तीसरा, चौथा और पांचवा। क्या लेना है? तीसरा, चौथा और पांचवा। ये दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि घोष वर्ण में आपको क्या करना है? जितने भी स्वर हैं, ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ऋषि, ए, आई, ओ, औ, कितने? 11 स्वर जितने भी हैं बेटा, वो सारे आपके क्या हैं? घोष हैं। ये क्या हैं? सारे आपके घोष हैं। और इसमें अगर हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजनों के, जो कचट तप हमारा वर्ग समूह है, उसमें अगर बात करते हैं तो हमारा तीसरा, चौथा और पांचवा जो हमने लिखा, तीसरा, चौथा और पांचवा, और प्लस अंतस्थ व्यंजन पूरे कौन कौन से? ये, रे, ले, वे, और ऊष्म व्यंजन का सिर्फ है। ये सारे क्या होंगे आपके? ये सारे घोष वर्ण होंगे। ये क्या होंगे? घोष वर्ण होंगे। अब अगर इसको याद करने में बहुत परेशानी आई, तो उसका भी एक तरीका हमारे पास में है। आपको सिर्फ ऐसे याद करना है, अंतस्थ स्वर, अंतस्थ स्वर 345 है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, याद दें, ध्यान दें। यहां पर क्या है? अंतस्थ स्वर 345 है। अंतस्थ से क्या बनेगा आपका? अंतस्थ स्वर जितने भी हैं सारे, चारों स्वर, हमने बात की थी स्वर की, तो स्वर कितने हैं हमारे? 11 के 11 स्वर इसमें आ जाएंगे। और 345 में क्या आ जाएगा आपका? कै वर्ग आ जाएगा। कै वर्ग का कौन सा? तीसरा, चौथा, पांचवा, और है आपका किसका? ऊष्म का। तो ये ट्रिक्स है, इसको याद रखें। इस ट्रिक्स के माध्यम से आप परीक्षा में अपने समय को बचा सकते हैं, और उसकी साथ साथ ही आपको यह ध्यान भी रहेगा जिंदगी भर, अगर ये ट्रिक्स आप पकड़ लेंगे, कि आप कभी भी किसी के सामने भी अपने आप को खड़ा कर सकते हैं। जैसे अंतस्थ स्वर 345 है, अर्थात अंतस्थ स्वर सारे, स्वर 11 के 11, 345 क्या है आपका? कचट तप का जो तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, पांचवा ग्रुप है, और प्लस ऊष्म व्यंजन का है। ये आपके क्या होंगे? आपके घोष वर्ण होंगे। और ये बहुत खास है, इसको बिल्कुल भी जल्दी में ना देखें, बहुत आराम से देखें और अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें। ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा खास हो सकता है, और खासकर बीपीएससी एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा रामबाण होगा। आगे बढ़े, अब बात करते हैं अघोष व्यंजन की। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां आपस में टकराती या झंकृत नहीं होती हैं, वे सभी अघोष वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या है?
अभी तीसरा, चौथा, पांचवा हमारे पास आ चुका है। अभी कौन सा बचा है हमारा? पहला और दूसरा। ये हमारा क्या बचा है? पहला और दूसरा, और प्लस क्या बचा है हमारा इसमें? दूसरा, पहला दूसरा वर्ण, और से और से। ये है गलत था यहाँ पे, ये है गलत था। ये क्या बचा है? से बचा है, से बचा है और से बचा है। तो इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं बेटा, जिस तरह हमने उसकी ट्रिक्स दी थी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? शेष। क्या लिख सकते हैं? शेष 24 से। शेष 24 से। जैसे हमारे हरियाणा में बोला जाता है, क्या लगा भाई अभी तो काफी रह रहा से। तो जो से शब्द है वो आप इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शेष 24 से। शेष 24 से में क्या आ गया आपका? शरीफी वाला से आ गया। से में क्या आ गया आपका? पेट चिरा वाला से आ गया, षटकोण वाला से आ गया। 24 क्या आ गया आपका? कचट तप का पहला और दूसरा और चौथा आ गया। और इसके बाद आपका जो से आ गया, ये आपका किसका आ गया है? आपका इसमें आ गया है। किसमें? आपके उसमें आ गया है, आपका इसका उष्ण व्यंजन का से आ गया है। ये आपको याद करना है। नेक्स्ट, सभी स्पर्श व्यंजन तीसरा, चौथा, पांचवा अंतस्थ ये उष्ण व्यंजन में आ जाएंगे। सभी व्यंजन का पहला, दूसरा एवं उष्ण का से। ये 14 है बेटा, 14 पहला और दूसरा है। सॉरी, यहां पे क्या करना है आपको? पहला और दूसरा करना है, अर्थात इसको ऐसे लिखना है, शेष 14 से, ऐसे लिखना है। ओके, वो थोड़ा गलती था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान, ये भी खास है। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान जो है आपका, वो भी हम इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डालेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आप बोर हो जाते हैं और उसको नहीं देख पाते। जो व्यंजन वर्णों का जो उच्चारण स्थान है, इसमें से आपकी दोनों परीक्षाओं में, चाहे वो बीपीएससी का रहा हो, चाहे वो आपका यूपीएससी का रहा हो, चाहे वो आपका जो है स्टेट गवर्नमेंट का रहा हो, चाहे वो बिहार दरोगा का रहा हो, कोई ना कोई प्रश्न इससे आपको टकराना ही है। और उनको ध्यान देने वाली बातें ये हैं बेटा कि हिंदी में जो आपका बेसिक पाठ्यक्रम है, वो वर्णमाला का हो, आपके शब्द का हो, आपके तत्सम तद्भव का हो, विलोम शब्द का हो, पर्यायवाची का हो, उनको आप रटने की कोशिश ना करें। उनको आप ट्रिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करें। ट्रिक्स का मतलब शॉर्टकट होता है, मगर शॉर्टकट भी आपका संशोधित होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, जो आपके व्याकरणीय प्रकार्य के अनुसार से सही होना चाहिए। वही ट्रिक्स आप लोगों को इस्तेमाल करनी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो भी परीक्षार्थी बिहार पुलिस दरोगा के लिए हैं, वो बिल्कुल घबराए ना। अगर आप घबरा रहे हैं तो आप गधे, डरना नहीं है। सबसे जानवर जो है, जानवरों में सबसे जो इंपॉर्टेंट जानवर है वो हम गधे को मानते हैं। गधे से वफादार कोई भी जानवर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको अगर वजन डाल के आप खड़ा कर देंगे तो वो पूरी रात एक साथ खड़ा रहेगा। तो वो सबसे ज्यादा वफादार है, उसको जैसा बोलेंगे वो वैसा ही हुक्म मानता है। तो कुछ दिन के लिए आप वही चीज माने जो आपके अध्यापक आपको यहाँ पे समझा रहे हैं, जिस तरीके से वो आपको मेहनत करने के लिए बोल रहे हैं, वो चीज आपको इंप्लीमेंट करनी है। गधे शब्द से बुरा ना माने, वो एक लाड वाला शब्द है, प्यार वाला शब्द है, जो अनायास में बोलता रहता हूँ, उसको आप माइंड ना करें। अपना ख्याल रखें और बहुत सारी मेहनत करें। जहां भी आपका कोई भी प्रयास में कोई भी दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, या कोई भी ऐसा सवाल आपके सामने खड़ा है जिसको आप नहीं समझ पा रहे हैं बेटा, उसको खुले दिल से लिखिए, हम उसका जवाब देंगे। अपना ख्याल रखना है, बहुत ख्याल रखना है। जय हिंद, जय भारत।